हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरके सिंह क्लास 24/7। तो आज मैं आप पढ़ाने वाला हूँ आपको फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये चैप्टर बिल्कुल जुड़ा हुआ है फाइनल अकाउंट जो हमने टॉपिक अभी पढ़ा है विदाउट एडजस्टमेंट। बस फर्क कितना है, अभी हमने जो सीखा वो सिंपल क्वेश्चन सीखे थे, सिंपल बातें करिए, लेकिन आज उसमें हम कुछ बातें ऐड कर देंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट। और इस चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएगा ही आएगा। तो इसकी जो मार्किंग स्कीम बता दूं, कम से कम आप इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना ही आना है, वो 8 नंबर का होगा 100%। और कभी भी ये ध्यान रखना, क्वेश्चन सिंपल वे में तो आएगा ही नहीं, आएगा तो विद एडजस्टमेंट, यही पढ़ना है आपको। कोई डाउट यहाँ तक? तो आज हमें क्या पढ़ना है, पूरा फोकस यही होना चाहिए। देखिए एडजस्टमेंट होता क्या है, बात करते हैं। देखो एडजस्टमेंट, एडजस्ट करना। आप एक रूम में 3 लोग रह रहे हैं, चौथा आ गया, क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा ना भैया, भगा तो ना देंगे। समझ में? 50 लोग को अपने खाने का निमंत्रण दिया, 55 लोग आ जाए, क्या करोगे, एडजस्ट करना पड़ेगा। होता है ना, घर में 7 लोगों की जगह है, 2 लोग गांव से आ जाए, क्या करेंगे, एडजस्ट करना पड़ता है। कोई नीचे सो जाएगा, 2 के साथ कोई 3 सो जाएगा, एडजस्ट करना पड़ता है। बस वही बात यहाँ भी है, एडजस्टमेंट। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपके सामने आ तो जाएगी, दिखेगी भी, उसको बस एडजस्ट करना पड़ेगा किसी में, फाइनल अकाउंट्स में। यही पूरा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट, सॉरी फाइनेंशियल ईयर। देखो फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं तो ये 1 अप्रैल को बनता है और 31 मार्च तक एंड होता है, ठीक है। 31 मार्च को मुझे पता चला कि भैया मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ₹50,000 हो सकता है। ये क्लोजिंग स्टॉक, आप एक बात नोटिस करना, क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब साल के लास्ट में कितना स्टॉक बचा है, क्लोजिंग स्टॉक। आपको एक बच्चे ने कहा, अकाउंटेंट ने कहा कि सर आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हैं 500 रुपये। क्या बताना चाह रहा है 31 मार्च को कि भैया आउटस्टैंडिंग वेजेस मुझे 500 रुपये देने हैं, लेकिन मैं दे नहीं पाया। एक बात और फील करना, आप ही इन सबको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। और अभी आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ा चुका था जनरल टॉपिक में। आउटस्टैंडिंग की क्या एंट्री होती है, प्रीपेड की क्या एंट्री होती है, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, डेप्रिसिएशन, कई बैड डेट्स, इन सब की बातें हम कर चुके हैं। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस में कितना मान लिया, 500। प्रीपेड एक्सपेंसेस 1000 रुपये मैंने पहले ही पे कर दिया। मैंने क्या देखा 31 मार्च को कि भैया 1000 रुपये तो ऐसे थे जो मैंने पहले ही पे कर दिए, वो भी काम हुए नहीं है, नेक्स्ट ईयर का पैसा मैंने अभी दे दिया। करेंगे इसकी बात, लेकिन क्या है ये, एडजस्टमेंट। क्या है ये, एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस इनकम, मुझे पहले ही पैसा मिल गया, मैंने कमाया नहीं है 500 रुपये, लेकिन 500 पहले ही मिल गया, क्या करेंगे, एडजस्टमेंट की बात करेंगे। एक्रूड इनकम, कमा तो लिया है लेकिन मिला नहीं है, कितने रुपए, 1000 रुपये, क्या करेंगे, एडजस्टमेंट की बात करेंगे। बैड डेट्स, ये न्यू बैड डेट्स में लिख देता हूँ। देखो आपके पैसे डूब गए, ये बात ट्रायल में गिवन है, कितना लोग पैसे लेके भाग सकते हैं। लेकिन अब मुझे पता चला 31 मार्च को कि भैया नए बैड डेट्स भी हैं, कुछ लोग और पैसे लेके भाग गए। तो देखो ये मान ली क्या बन जाएगा, एडजस्टमेंट। क्यों, इसकी बात तो कहीं हुई नहीं रखी, ये तो पता चला अब है कि भैया अब 2000 रुपये और डूब चुके हैं मेरे, वो भी मिलने वाला नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है, क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट। एक होता बटन फर्दर, एक और चीज समझना, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इसको हटाई दो। देखो नए प्रोविजन, एक थे पुराने वाले जो ट्रायल बैलेंस में थे, हमें पता था इतना पैसा भाग सकते हैं, भागे नहीं है, भाग सकते हैं, लेकिन अब पता चल रहा भैया नए वाले भी कि अच्छा इतने पैसे भागेंगे। मैंने मेंटेन किया था 500 रुपये ओल्ड वाले कि 500 रुपये लेके भागेंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं 500 नहीं है, वो 750 रुपये हो गए हैं। तो भैया वो पहले 500 थे, अब कितने हो गए, 750। कितने का इफेक्ट पड़ेगा, 250 का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट। कहीं भी कुछ हो तो क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अभी देखते हैं
देखो न्यू बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग स्टॉक, लॉस बाय फायर, ₹10,000 आपको सामान जल गया 31 मार्च को, एंड में क्लोजिंग एंट्री, लॉस बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड। और बताइए कुछ इसके अलावा क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती है। मैनेजर कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डेप्रीशिएशन, और बताइए देखो डेप्रीशिएशन हो गया, मैनेजर कमीशन हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय हो गया, प्रीपेड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, लेवल एटसेट्रा। ठीक है, जो भी और एडजस्टमेंट आएगी हम यहाँ बात करेंगे। समझ में आ रहा है। एडजस्टमेंट कई तरह के एडजस्टमेंट अभी हम पढ़ने वाले हैं, 10-12 एडजस्टमेंट का मैं बताऊंगा आपको। तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो 31 मार्च को पता चला कि आपके साथ अच्छा ये सारी चीज़ें भी दिख रही है, कुछ आउटस्टैंडिंग हो गया, कुछ प्रीपेड हो गया, कुछ एडवांस हो गया, कुछ डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, मैनेजर कमीशन की बात हो रही है। समझ में आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट। इसे क्या बोलेंगे हम, एडजस्टमेंट। अब एक बात देखो और नोटिस करना, मैं एडजस्टमेंट के लिए एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। एडजस्टमेंट के हमेशा 2 इफेक्ट की बात की जाती है। कितने इफेक्ट होते हैं इसके हमेशा, 2 इफेक्ट। अब आप कहोगे सर 2 इफेक्ट कैसे, तो यहाँ तो बड़ा ट्रेडिंग में इफेक्ट पड़ रहा है इसका, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। नहीं तो अगर कहाँ पड़ रहा है इसका इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। हो गया ना 2 इफेक्ट। देखो 2 इफेक्ट, 1 या 2। समझ में आया लॉजिक। 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग में इफेक्ट पड़ेगा या बैलेंस शीट में इफेक्ट पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट दोनों जो इफेक्ट पड़ रहा है। देखो या तो P&L में पड़ेगा या और बैलेंस शीट में पड़ेगा। बात समझ आ रही है। इसे क्या बोलेंगे हम, 2 इफेक्ट। हर एडजस्टमेंट की 2 जगह इफेक्ट पड़ेंगे, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट एक इफेक्ट हो सकता है, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दूसरा इफेक्ट हो सकता है। समझ में आया। या तो हम ऐसे इफेक्ट डालेंगे, नहीं तो फिर इस तरीके से इफेक्ट की बात करेंगे। तो 2 इफेक्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, पहला ट्रेडिंग, दूसरा बैलेंस शीट, 2 इफेक्ट। नहीं तो बेटा या प्रॉफिट लॉस में बात करेंगे, दूसरी बात कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट में करेंगे। कोई डाउट नहीं आता, कोई कंफ्यूजन, कोई कुछ, तो पहले इसे नोट कर लो, फिर हम एक चार्ट बनाएंगे बहुत सुंदर सा, फिर आपको पूरी एंट्री बताऊंगा मैं। इसे कॉपी करो, ध्यान दो। मैंने यहाँ पे कुछ टेबल्स कंप्लीट कॉलम बनाए हैं। पहला में देखो मैंने क्या लिखा है, एडजस्टमेंट, जर्नल एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। और यही फॉर्मेट आपको कॉपी करना है, पहले समझना उसके बाद। अब नोटिस करना पहली बात, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री क्या होती है, बता सकता है? पहले आप मुझे बताइए बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है, क्रेडिट में जाता है? क्रेडिट में, वेरी गुड। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। एंट्री क्या बनेगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कोई डाउट? अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो क्लोजिंग स्टॉक शो होता है क्रेडिट साइड। तो मैं देखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। एक बात नोटिस करना, मैं बाय लिख दूं तो क्रेडिट साइड समझ जाना, टू लिख दूं तो कहां समझना, डेबिट साइड, बस काम चल जाएगा। या मैंने बाय लिखा है तो कहां एंट्री हो रही होगी, क्रेडिट साइड। और इसकी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में कोई एंट्री नहीं होती। और बैलेंस शीट में कहां जाता है ये, असेट साइड, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कोई डाउट यहां तक? नहीं, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, कवर हो गया। तो पहले एडजस्टमेंट मुश्किल थी, इजी थी, ये तो पढ़ते हुए आए हो बेसिकली, तो आता ही आपको। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस। देखो अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग बताऊं, मुझे देना है लेकिन दिया नहीं है, हिंदी वर्जन में क्या पढ़ेंगे, मुझे देना है पर दिया नहीं है। यही तो होगा, यस या नो? मुझे देना है लेकिन मैं दे नहीं पाया,
मुझे 500 रुपये किसी के देने थे लेकिन मैं अब तक दे नहीं पाया, कोई नहीं बाद में दे दूंगा। समझ में आना कह रहा है। एडजस्टमेंट एंट्री, इसकी तो जनरल एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सपोज आउटस्टैंडिंग वेजेस है 500 रुपये, आपको 500 रुपये देना है, दे नहीं पाए, आपके लिए ये क्या है? पहले फील करो, कर्जा, लायबिलिटीज है। तो बेटा लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है, खुद बताइए। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। क्या होगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो आपने कहा कि सर लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो बेटा क्या लूंगा यहाँ पर मैं? टू, देखो मैं OS लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा हो, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई डाउट? OS मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, कोई दिक्कत आता है? लेकिन अगर मैं बात ट्रेडिंग की कर रहा हूं, समझ में आया? देखो अगर वो बात डायरेक्ट से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो, और एक होता है इनडायरेक्ट से रिलेटेड। खर्चे आर टू टाइप्स एक्सपेंसेस, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मेरी बात हो रही है डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड तो क्या करूंगा? एडेड टू द रिलेटेड एक्सपेंसेस, बस ठीक है। मैंने क्या लिखा? एडेड टू द रिलेटेड एक्सपेंसेस, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत आया? आ गया। कैसे आ जाएगा? अब एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान देना। सपोज बेटा मैंने लिखा टू वेजेस, वेजेस कहाँ आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। और देखो मैंने टू लिखा है तो कहाँ बात हो रही है इसकी? डेबिट साइड। ये बात समझ आ रही है? और वेजेस खर्चे जितने भी होंगे कहाँ आते हैं? डेबिट साइड आते हैं। टू वेजेस लिख दिया मैंने, उसमें मैं ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। सपोज ये मान लो 5000 रुपये थे और ये 500 रुपये, तो कितना आ जाएगा भैया? 5500। कोई डाउट? लेकिन अगर मेरी बात इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो उसकी बात तो ट्रेडिंग में तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि खर्चे इनडायरेक्टली है। बात कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। मैं वही बात यहाँ रिपीट करने वाला हूँ, एडेड टू द रिलेटेड। कोई डाउट? समझ में नहीं आया अभी? एग्जाम्पल देखो, टू सैलरीज, बेटा सैलरीज कहाँ आती है? प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 रुपये प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000, कितना हो जाएगा ये? 11,000। ठीक है। देखो अगर मैंने बात करी, अब डायरेक्टली की बात करी तो मैंने वेजेस में ऐड कर दिया, काम कंप्लीट हो गया। अभी 500 रुपये तो केवल एक जगह इफेक्ट दिखा है ट्रेडिंग में। मैंने वो क्या दिखाया था? टू साइड इफेक्ट है, टू इफेक्ट। पहला इफेक्ट कहाँ है? ट्रेडिंग में, और दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में। अगर मैं इनडायरेक्टली बात करता हूँ, पहला इफेक्ट कहाँ है? प्रॉफिट एंड लॉस में, दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में। ठीक है, नोटिस किया आपने ये बात? दूसरी बात, चाहे बेटा डायरेक्टली की बात हो चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात हो, आउटस्टैंडिंग आपके लिए कर्जा है। क्या है ये? लायबिलिटीज। लायबिलिटी है ना, कर्जा। और लायबिलिटीज जो है आपको ये चुकानी है, आज भी तो कल चुकानी पड़ेगी। तो ये कहाँ शो होगा? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस होंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कोई डाउट नहीं आता है? तो बेटा चाहे डायरेक्टली बात होती है चाहे इनडायरेक्ट की बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाता है? हमेशा लायबिलिटी साइड। बस फर्क कितना है? डायरेक्ट की बात हो रही है तो डायरेक्ट ट्रेडिंग में बात करेंगे, इनडायरेक्ट की बात हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस में बात करेंगे। फिनिश। कोई दिक्कत? आगे चलें? ठीक है, मैं इसको यहां से अंडरलाइन करता हूं। ठीक है ना। नंबर 3 एडजस्टमेंट, थोड़ी छोटी एडजस्टमेंट लिखूंगा ताकि जगह कम पड़ जाएगी मेरे पास, तो आपको भी दिक्कत होगी। नंबर 3 में लिखने वाला हूं यहां पर डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन मतलब होता क्या है? टूट फूट जाना। मशीन ले में 1 लाख की,
धीरे धीरे काम करते रहे, साल के लास्ट में पता चला उसमें से 5-10 हज़ार की वैल्यू निकल गई। अरे कोई भी मशीन लाओगे तो घिसावट तो होगी ना, और उसी घिसावट को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। वैल्यू कम हो जाना, टूट फूट जाना, वियर एंड टीयर, यूज़ करोगे समय उसका तो वैल्यू कम होता चला जाएगा। मैं स्कूटी लाया था 60,000 की, क्या 60,000 की है आज ही रियलिटी में? नहीं, आज वो 25-30 हज़ार की भी रही होगी मुश्किल से, क्योंकि धीरे धीरे उसकी जब मैंने यूज़ करता रहा तो उसकी वैल्यू कम होती चली गई। समझ में? डेप्रिसिएशन, हाँ जी, डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्रीज क्या होगी, ध्यान देना। तो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन आज एक्सपेंसेस, समझ में? आपकी वैल्यू एसेट से कम होगी है तो आपका 10,000 का लॉस हो गया ना, और जितने भी लॉस एंड एक्सपेंसेस होते हैं कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। देखो जो भी असेट्स होगा वो कम हो जाएगा, टू असेट्स या रिलेटेड असेट्स लिख दूँ जगह ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिलेटेड असेट्स। मशीनरी की बात हो रही है तो मशीनरी टू क्रेडिट हो जाएगा, फर्नीचर की बात हो रही है तो फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा, डिलीवरी व्हीकल्स की बात हो रही है तो डिलीवरी व्हीकल्स क्रेडिट हो जाएगा, जो भी असेट्स होगा। ट्रेडिंग में से इसका कोई लेना देना नहीं है, ब्लैंक करो, आगे चलो। देखो डेप्रिसिएशन कहाँ शो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, आपके लिए इनडायरेक्ट खर्चे हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, जो भी अमाउंट आएगा वो लिख देंगे, चाहे 2 असेट्स है 3 असेट्स है, टू डैप ऑन मशीनरी, टू डैप ऑन बिल्डिंग, टू डैप ऑन फर्नीचर एटसेट्रा। समझ में आया? और असेट साइड जाएंगे, कहाँ बात करेंगे इसके हम, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब देखो असेट्स की जो वैल्यू होगी, जो भी रिलेटेड असेट्स होगा, लाइक मैं सपोज बात कर रहा हूँ मशीनरी की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लिख दिया मशीनरी, मशीनरी से माइनस कर देंगे क्या, डैप ऑन मशीनरी, फिर अमाउंट इधर आ जाएगा। 1,00,000 की मशीन थी, डैप माइनस करके जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर लिखा जाएगा। तो देखो डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट कहाँ का, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में और दूसरा बैलेंस शीट में, है ना, 2 गुड्स, 2 इफेक्ट है ना। तो जब 2 इफेक्ट होंगे तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो कैसा इफेक्ट दिखा सकते, 2 इफेक्ट, पहला यहाँ और दूसरा यहाँ। अगर इन बातों को फॉलो करोगे, रूल्स जान लोगे, तो कभी भी एडजस्टमेंट का 8 नंबर गवाओगे नहीं, 100% 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, कॉपी करो से। तो नंबर 4 पे लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, प्री मतलब पहले ही दे देना, क्या होता है, पहले ही दे दिया। अब तक हमने सामने वाले से कोई काम नहीं करवाया है, हमने इसको काम यूज़ नहीं किया है, लेकिन पहले ही पेमेंट कराए। जैसे रेंट में होता है ना बेटा, रेंट पे अभी हमने लिया नहीं है, रहे नहीं है, लेकिन पहले ही रेंट दिया थे, भैया आपका एडवांस, क्या है आपका एडवांस। अभी उस बंदे ने काम किया नहीं, लेकिन उसको पहले ही वेजेस दे दिया, ले बेटा तेरा वेजेस एडवांस रख ले, कोई नहीं अगले महीने काम पर आ जाइयो। तो प्रीपेड का मतलब जो आप पहले ही पे कर चुके होते हैं, समझना, कुछ नहीं करेंगे। तो प्रीपेड आपके लिए क्या है, लायबिलिटी की असेट्स, असेट्स है, आपका हक है। अगर वो कल वो मना कर देगा तो आप उससे पैसा लेकर ला सकते हो, क्या बोलोगे, कोई पैसा वापस कर। अगर रेंट वाला बंदा आपको रेंट पे नहीं देगा तो क्या बोलोगे, भाई मेरा एडवांस दे दे, फिर काम खत्म। आपके लिए असेट्स, और असेट्स जब बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा हम बात करेंगे। लेकिन समझना, अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग में तो डायरेक्ट की बात हो रही होगी, और अगर मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस की तो कैसी बात हो रही होगी, इनडायरेक्ट। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा क्या करने होते हैं, माइनस। क्या करना है, क्योंकि वो इस करंट ईयर जो जिसकी फाइनेंशियल की मैं बात कर रहा हूं, अभी के खर्चे नहीं है, वो आगे के खर्चे हैं, वो मैंने पहले ही दे दिया। दे पहले दिया हो तो देने से मतलब ये नहीं खर्चे मान लेंगे, खर्चा होना भी चाहिए, समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक लाइन लिख दूंगा छोटी सी, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस। वही बात मैं यहां लिख रहा हूं,
फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस। अभी समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देना, ध्यान दो। मान लो मैंने लिखा बेटा 2 वेजेस, लिख दिया, इसमें से हम लेस कर देंगे प्रीपेड। उस वेजेस में से कितना पैसा मैंने पहले ही दे दिया एडवांस के रूप में, उसे माइनस कर देंगे, जो आएगा फिर वो बताया जाएगा। ठीक है, अगर मैंने मजदूरी 10,000 दी है, उस 10,000 में 1,000 रुपये प्रीपेड है, पहले ही पे कर दे, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करो, माइनस। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 रेंट, तो माइनस प्रीपेड। ठीक है, कमीशन, इंश्योरेंस, कई चीज़ों जो में प्रीपेड वर्ड आ सकता है, कमीशन में, प्री इंश्योरेंस में, रेंट में, सैलरीज में, कई जगह। अभी बताओ प्रीपेड आपके लिए क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस असेट्स है, आपका हक है इसके ऊपर, आप पैसा ले सकते हो। तो कहाँ जाएगा ये? असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। वेरी गुड, कहाँ जाने वाला है? असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ जी, नहीं। कितनी बातें हो गई है? 5वीं। एक्रूड इनकम, कमा तो लिया है, कमा तो लिया है पर मिला नहीं, कमा तो लिया है पर मिला नहीं। आपने कोई चीज़ अर्न कर लिया लेकिन अभी तक तो मिली नहीं, रिसीव नहीं हुई है, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? देखो, एक्रूड इनकम, आपके पास कमाने का कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, लेकिन वो क्या आपके लिए असेट्स, क्योंकि आज निकल तो मिलेगा। फील करना गहराई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट और टू इनकम। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो एक्रूड इनकम है, इनकम वगैरह की बात तो ट्रेडिंग में होनी नहीं है, तो खाली खर्चों की बात हुई, डायरेक्ट खर्चे, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक लिख के आपने क्लोज कर जीपी निकाल लिया। बात समझना, ठीक है। यहाँ तो हम केवल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करते हैं और इसके अलावा सेल्स वगैरह की बात करते हैं, हम सिर्फ जीपी निकालते हैं। एक्रूड इनकम की बात कहाँ होती है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम है। क्या ये? इनडायरेक्ट इनकम, जब कमा रहे हो। एडेड टू द रिलेटेड इनकम, रिलेटेड इनकम। सपोज एग्जांपल, बाय कमीशन रिसीव्ड, ₹10,000। कितना कमीशन मिला है? 10। देखो, बाय बाय मतलब समझना कहाँ बात कर रहा हूँ मैं, ये क्रेडिट साइड। अगर मैं 2 लिखता तो कहाँ बात करता? डेबिट से। बात पहचाननी है आपको। इसमें मैं ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग कमीशन, क्योंकि भैया मैंने 1,000 रुपये और कमा रखे थे लेकिन तुमने दिए नहीं मुझे, मेरी इनकम तो 11,000 रुपये है। तो मैं कमीशन मेरा कितना? 11,000, लेकिन मिला कितना मुझे? 10,000। 1,000 रुपये जो नहीं मिला तब भी उसे ऐड कर दें, क्योंकि वो इस साल मैंने कमाया है। कोई डाउट नहीं आता? नहीं। अब देखो, एक्रूड इनकम है आपका, इस पर पूरा राइट है। कहाँ जाएगा ये? बैलेंस शीट में। किधर? असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, कहाँ क्या लिख देंगे हम? एक्रूड इनकम, जो भी अमाउंट होगा 1,000 रुपये, मैंने 1,000 रुपये इसी को मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? और कहाँ जाएगा? असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसे नोट करो। देखिए 6 पॉइंट है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको पैसा पहले ही मिल गया है, आपने कमाया नहीं है लेकिन वो पहले ही आपको मिल चुका है। तो क्या किया जाएगा, समझते हैं। समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो कुछ जनरल एंट्री क्या होगी? अब एक बात बताओ, आपको पैसा पहले ही मिल जाएगा तो आपके लिए असेट्स है कि लायबिलिटी? लायबिलिटीज। वेरी गुड। तो क्या लिखूंगा? टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखो, जो भी इनकम हो, रेंट हो, कमीशन हो, मुझे मतलब नहीं, अभी मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। और डेबिट क्या हो जाएगा? इनकम
इनकम अकाउंट डेबिट, क्योंकि अभी आपके लिए वो इनकम बनी नहीं है, समझना गहराई से, इनकम बनी नहीं है, आपको पैसा मिल गया है, ठीक है। क्या इनकम्स की बात ट्रेडिंग में होती है? ब्लैंक कर दो। अब देखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले ही पैसा मिल गया, क्या करेंगे इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस। पहली बात समझना, एग्जाम्पल बाय रेंट 10,000 रुपये, कितना रेंट मिला आपको? रेंट रिसीव मत लिखो, कमीशन लिखो, कमीशन रिसीव्ड, कितना कमीशन मिला बेटा आपको? 10,000 रुपये। लेकिन आपने चेक किया कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000, इसमें से आपको एडवांस मिल गया है, रियल में आपने सिर्फ 8,000 ही कमाए थे कमीशन, तो उसमें से क्या करेंगे हम? माइनस एडवांस, कितने रुपए? 2,000, कितना आंसर आ जाएगा? 8,000, क्योंकि रियल की इनकम इस साल की करंट ईयर की जो इनकम है कौन सी है? 8,000 रुपये, मिला बेशक 10,000 हो। देखो एक बात तो दोबारा ध्यान देना, आपको जो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, अकाउंटिंग 2 बेसिस पे की जाती है, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, बात याद है? कैश बेसिस में हम ओनली कैश की बात करते हैं, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता कब का आया कब का गया, आया तो रिकॉर्ड करो, गया तो रिकॉर्ड करो, बात समझना, ठीक है। लेकिन एक्रूअल बेसिस में हम बात करते हैं बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर की, एक्रूड इनकम, एक्रूअल बेसिस पे मैंने कितना कमाया और कितना मैंने खर्चा किया, चाहे वैसा मुझे मिला ना हो लेकिन रिकॉर्ड होगा क्योंकि मैंने कमा लिया है, चाहे वैसे मैंने किसी को दिया ना हो लेकिन मैंने खर्च कर दिया तो रिकॉर्ड होगा। उसमें हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस सबकी बात करते हैं एक्रूअल बेसिस में। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरे अकाउंटिंग किस पे बेस्ड है? एक्रूअल बेस की हम बात करते हैं, याद रहेगा। और 12th में जो पढ़ोगे एक्रूअल बेसिस की बात करेंगे, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, उनकी बात कैसे करेंगे, सब कुछ फील होगा। कोई डाउट समझ में यहाँ तक? अब एक बात बताओ बेटा, एडवांस रिसीव, जो आपको पैसा एडवांस मिल गया, आपने क्या बोला था किस सारी लायबिलिटी है, क्या ये? तो जब लायबिलिटी आप बोल भी रहे हो तो कहाँ शो करेंगे इसे हम? लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? 6th थी। अब देखो 7th पे ध्यान देना। मैं इसे कवर कर दूं। देखो 7th पे ध्यान देंगे अब हम। सबसे इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट है ना, बैड डेट्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती है। बैड डेट्स मतलब पैसा लेके भाग गए, डूब गया पैसा आपका। देखो बैड डेट्स की एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, लॉस है तो डेबिट हो जाएगा। और 2 डेटर्स, क्योंकि बेटा पैसा लेके भागने से आपको क्या कम हो रहे हैं? डेटर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, इसकी बात यहाँ तो हम करेंगे ही नहीं। यहाँ पहुँचते हैं 2 बैड डेट्स। देखो ये बैड डेट्स वो वाले हैं टीबी, ट्रायल बैलेंस वाले, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ये पैसा ऑलरेडी डेटर्स में से एडजस्ट किया जा चुका है, तो ट्रायल बैलेंस वाले मैंने बैड डेट्स लिख दिए, समझना यहाँ तक? लिख दिया। और जो ये नए वाले, इसे बोलेंगे न्यू बैड डेट्स। जो नए कब पता चला? 31 मार्च को एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स हैं कि भैया 5,000 रुपये पैसा लेके और लोग भागेंगे, समझाया? कितने नए बैड डेट्स हैं? 5,000 रुपये। ओल्ड वाले मान लो 2,000 है, 3,000 कुछ भी हो, लेकिन नए वाले बैड डेट्स कितने? 5,000। तो देखो जो पहले पैसा लेके भागेंगे वो तो लिखेंगे, लेकिन जो अब सूचना मिली है मुझे नए वालों की, उसे हम क्या करेंगे इसमें? ऐड न्यू बैड डेट्स, ठीक है। हमने क्या किया? न्यू बैड डेट्स को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ये पुराने वाले पैसा लेके भाग रहे हैं और ये नए वाले, ये ऑलरेडी एडजस्टेड है डेटर्स में से। बात क्लियर है? सबने समझाया यहाँ तक? तो मैंने क्या ऐड किया? न्यू बैड डेट्स, जो पैसा लेके अब भाग रहे हैं। दो एडजस्टमेंट नंबर 8, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट।
तो न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, हम ये प्रोविज़न क्यों बनाते हैं? हमें प्रोविज़न लगता है कि शायद इतने लोग भी पैसा लेके भाग सकते हैं, ये प्रोविज़न मेंटेन किया आता है। पहली बात तो पता होना चाहिए, प्रोविज़न इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मेंटेन करना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो रिजर्व होता है ना तभी मेंटेन किया जाता है जब प्रॉफिट होता है। अगर लॉस वाले केस में आपको रिजर्व मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोविज़न तो आपको भैया चार्ज आपको मेंटेन करना है तो करना पड़ेगा, कोई डाउट है तक। तो आपने प्रोविज़न मेंटेन कर रखा है कि भैया इतना पैसा लेके डेटर्स भाग सकते हैं, तो अपने प्रोविज़न मेंटेन कर रखा है ताकि एडजस्ट कर सकें। इसकी मैं एंट्री भी बात करेंगे, पहले यहाँ पे ध्यान दो। ये दो बातें समझ आ गई? क्या मैंने ऐड किया? मैं इसमें ऐड करूँगा न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना पैसा अब लेके वो भाग सकते हैं, उम्मीद है, वो ऐड कर दिया। फिर जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे। तो एक बात बताओ, ये तो न्यू प्रोविज़न है एडजस्टमेंट वाले, लेकिन ऐसा ही प्रोविज़न मैंने बनाया होगा ट्रायल बैलेंस में पहले भी तो उम्मीद तो होगी कुछ ना कुछ पैसा भागने की, तो क्या करेंगे उसे? माइनस ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। कोई डाउट नहीं था? कोई डाउट किसी को? ये तो हमने आपको सिंपल में बता दिया कैसे करना है। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कहाँ जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस में? डेबिट साइड, और टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, कोई डाउट? क्योंकि आपने प्रोविज़न मेंटेन किया। प्रोविज़न क्या आपके लिए? एज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी कहाँ जाती है? क्रेडिट साइड। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट में। ये तो पूरा इफेक्ट समझना है सबको, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जाएंगे असेट साइड। कहाँ जाएंगे बेटा? असेट्स साइड पहुंच गए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? डेटर्स। कितने के डेटर्स है लिख दो, उसमें से हम लेस कर देंगे न्यू बैड डेट्स। अब कहोगे सर न्यू बैड डेट्स कौन से वाले हैं? बेटा ये वाले, जो न्यू बैड डेट्स जो पता चला मुझे एडजस्टमेंट में पैसा लेके भाग सकते हैं, वो माइनस किया जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, और जो ये फाइनल आंसर आएगा वो ही आपका डेटर्स कहलाएगा। अब देखो ये न्यू प्रोविज़न किसके बिहाफ पे निकालेंगे? इस वाले अमाउंट के बिहाफ पे निकलेगा, ठीक है। अगर ये दे रखा है 5%, 10%, जो भी परसेंटेज दे रखा हो, तो इस वाले अमाउंट का परसेंट करके फिर लिखा जाएगा। बात क्लियर है? अब आपको क्या ऐसा क्यों किया? देखो जितने के डेटर्स थे उसमें से पहले माइनस कर दिया न्यू बैड डेट्स। कितना लोग पैसे भाग सकते हैं? जो तो भागेंगे ही भागेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसमें से पता करना है कितना लोग पैसे लेके प्रोविज़न मेंटेन करना है, कितने लोग डाउटफुल है जो भाग सकते हैं। समझा? प्रोविज़न मेंटेन करना है। प्रोविज़न हमेशा बैड डेट्स माइनस करने के बाद का मेंटेन किया जाता है, क्योंकि इसकी तो उम्मीद ही नहीं है मिलने की, वो तो बैड डेट्स है। कोई डाउट? तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। तो अभी इसे कॉपी करो।